मतलब उन्होंने विशेषताएं बताई और ये भी बताया कि यह क्या है, स्तरीकरण। अंत में उन्होंने कहा यह परिणामिक होता है। कैसा होता है? परिणामिक। जीवन की शैलियां मतलब लाइफ स्टाइल, जीवन के अवसर लाइफ चेंजेस, बाल मृत्यु की दरें, लंबी आयु, तलाक, पृथकता, वैवाहिक संघर्ष, कैसे मकान में रहता हूँ, कैसे मनोरंजनात्मक संबंध हैं, साधनों को अपनाता है, पुस्तक आदि। तो माता पिता और बच्चों के जो जीवन शैली है वो इस आधार पर हम क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। अब आता है सामाजिकरण, स्तरीयकरण के आधार, सामाजिक स्तरीकरण के आधार, या हम इसे कहें स्वरूप या प्रकार। स्तरीयकरण को किसी विशेष समाज या युग की देन नहीं कहा जा सकता। इस कारण सामाजिक स्तरीकरण विभिन्न स्वरूपों में देखने को मिल सकते हैं। स्तरीकरण असमानता का वह स्वरूप है जिसमें समाज के सदस्य ऊंचे नीचे पदों का स्तरीकरण के दो मौलिक स्वरूपों में या स्थितियों में विभाजित रहते हैं। स्थितियों की यह ऊंचाई नीचाई जिन आधारों पर निर्धारित होती है वे ही स्तरीकरण के आधार को निश्चित करते हैं। स्तरीकरण के दो मौलिक स्वरूपों का उल्लेख प्रारंभिक समाज वैज्ञानिकों ने किया है, एक आदर्शात्मक और दूसरा यथार्थवादी। अगर हम स्तरीकरण के आधार को या स्वरूप को या प्रकार को अगर हम समझें तो बच्चों जो ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अनुसार हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे समूह मिलकर क्या कर रहे हैं, स्तरीयकरण का आधार बनाते हैं या बनते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि सबसे पहले आयु के आधार पर हम छोटा या बड़ा, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। जन्म हुआ और जन्म के बाद हम पहले आए तो आयु में छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए, और हम उसके बाद में आए तो हम आयु में छोटे हो गए। अब इसको हम घटा बढ़ा के बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो जन्म है, बच्चे ने जन्म लिया तो स्तरीयकरण का आधार वहीं से ही शुरू हुआ। दूसरा आयु, उम्र के अनुसार, है ना। तीसरा लिंग, लड़का लड़की, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ये लिंग के अनुसार। वर्ग, किस वर्ग में जन्म लिया है उसके आधार पर उच्च और निम्न। फिर प्रजाति, फिर जाति, राजनीतिक आधार, शक्ति, धार्मिक ज्ञान, शिक्षा, संपत्ति, कार्य कुशलता और शारीरिक या बौद्धिक कुशलता। तो ये इतने सारे जो आधार हैं जिनके आधार पर हम समाज में व्यक्ति को एक दूसरे से हम भिन्न देखते हैं या उच्च या निम्न का दर्जा देते हैं। समझ में आया चार्ट? तो इस प्रकार से अनेक आधार मिलकर समाज में स्त्रीकरण की व्यवस्था को निर्मित करते हैं। अब आता है, हमने बताया कि दो मौलिक स्वरूप हैं, पहला आदर्शात्मक और दूसरा यथार्थवादी। आदर्शात्मक स्त्रियों की प्रकृति में संबंध प्रदत्त और अर्जित है, ये हमारा आदर्श है। कुछ तो हमें प्रदत्त मिल गए और कुछ हमने अर्जित किए। और यथार्थवादी आर्थिक स्त्रीकरण, स्थिति सोपान क्रम, शक्ति स्त्रीकरण
कारकों से संबंधित, ये सारे यह यथार्थवादी हैं। आदर्शात्मक क्या है? जिनको हमारा माता पिता हैं, किसी के भी माता पिता हैं, लेकिन वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं हम, फिर भी वो हमारे क्या रहेंगे? आदर्श है ना, उच्च स्थान है उनका। गुरु है, अगर जिससे अपन शिक्षा ले रहे हैं वो कितना भी छोटा हो, लेकिन जब हम शिक्षा ले रहे हैं, गुरु है, तो वो हमारे स्थान क्या है? उसका उच्च है, स्तरीकरण के आधार। तो ये तो सब प्रदत्त है। इसी तरह से अर्जित हम विद्यालयों में, कॉलेजों में, अन्य शिक्षण संस्थाओं में जब हम पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है? कितना भी छोटा व्यक्ति हमें पढ़ा रहा हो और हम बड़ी उम्र में आके पढ़ने आते हैं, तो उम्र के आधार पर हम ऊंच नीच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर हम ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, वो हमारे आदर्श हैं, और आदर्शता के आधार पर वो जो इनका स्थान है, वो हमें क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है, या उनको हमें सम्मान देना पड़ता है। अर्जित कैसे हुआ? हमने अपने ज्ञान, बुद्धि और कौशलता से, अपनी इंटेलिजेंसी से, अपने कार्यों से क्या करा? डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए। अब कलेक्टर कितना भी छोटे उम्र का वो आता है तो वो क्या अर्जित है? उसके पास औहदा, पद। तो उस पद के आधार पर वह उच्च है, और हम, कोई डाकू, कोई अपराधी, पुलिस, अन्य कई प्रकार के होते हैं, तो शक्ति के आधार पर, ये सारे जो आधार बताए हैं ना, वो सब इसी के आते हैं। शक्ति के आधार पर, टाटा बिरला, पूंजी के आधार पर, संपत्ति के आधार पर। तो इस तरह से प्रदत्त और अर्जित जितने भी हैं, ये हमारे आदर्शात्मक प्रकृति से संबंधित होते हैं, और इनके स्तरों के आधार पर हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करते हैं। बॉटोमोर ने 5 प्रकार के यथार्थवादी स्तरों की बात करी है, स्वरूपों की बात करी है। पहला है दासता। L.T. हाउस का कहना है कि दास वह व्यक्ति है जिसे कानून और प्रथा दूसरे की संपत्ति मानते हैं। चरम अवस्थाओं में वह अधिकारों से संपूर्णतः वंचित रहता है और विशुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति की वस्तु है। कुछ स्थितियों में उसकी कुछ सीमा तक रक्षा की जा सकती है, लेकिन एक बैल या गधे की तरह ही। क्या बात समझ में आई? दास या दासता, आप बच्चों सबने ना महाभारत देखी होगी। महाभारत की जड़ क्या थी? यही दासता थी। कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे, लेकिन सत्ता को पाने के लिए एक दूसरे में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, इन सब चीजों ने, भावनाओं ने, संवेदनाओं ने जन्म लिया। फिर हमने देखा कि उसके कारण जब पांडव अपना सब कुछ हार गए, तो उनको कौरवों ने, यानी दुर्योधन ने क्या बना लिया? अपना दास। और उस दासता को आपने देखा होगा कि उन्होंने जो जीवन जिया, जो इधर हमारे बात कर रहे हैं समाज के अंदर, तो यही है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं होता, वो सारे अधिकारों से वंचित हैं। जो उसका मालिक कह रहा है वही उसको करना है। वो उसकी क्या हो जाती है? व्यक्तिगत संपत्ति हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो नौकर आता है, आज के समय में थोड़ा परिवर्तन है, हम पैसा देते हैं
और उससे काम करवाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत